Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is a system of particles and rotational motion. एंड आपने ऐसा देखा कि ये जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन का वो थोड़ा बहुत एनालगस है। किसके साथ एनालगस है? वो हमारा जो ट्रांसलेशनल मोशन था, जो चैप्टर नंबर 3 एंड 4, मैं वही तो बोल रहा था आज। मैं स्टार्टिंग में वही तो मैंने आपको बोला कि ये पूरा इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर आपके ट्रांसलेशनल मोशन के अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपको उतना ही हेल्प आपको रोटेशनल मोशन में मिलेगा। जैसे ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास फॉर्मूला था कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला था, तो वो सारा फॉर्मूला आप यहाँ पे भी सेम वे अप्लाई कर सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में वही तो देखा था। हमने एक आध दो क्वेश्चन सेम टू सेम हमने डिस्कस किए थे कि जो वहां पे थे वही यहाँ पे था, कुछ प्रॉपर चेंजेस के साथ। और आई थिंक मैंने आपको पूरा एक टेबल भी एक्सप्लेन किया होगा लास्ट लेक्चर में, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में जो एनालॉजी एनालॉजी है, जो वो भी मैंने शायद आपको एक्सप्लेन किया होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. चलो मुझे ये बताओ कि लास्ट में हमने कौन सा थ्योरी डिस्कस किया था? 31. 31 क्वेश्चन नंबर 31 31 ओके दो फाइन। थियरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली एक्सिस सो थ्योरम। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने डिस्कस किए थे। मैंने उसको आपको याद रखने का टेक्निक बताया था। वैसे स्टेटमेंट के ऊपर से इक्वेशन बनाना होता है, बट मैंने क्या किया था, इक्वेशनों के इक्वेशन से स्टेटमेंट बना है। हाँ, तो वो याद रखने का अच्छा टेक्निक रहेगा कि भाई इक्वेशन है उसके ऊपर से स्टेटमेंट बना दो। तो ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है। एक बार फटाफट उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने ये चैप्टर में ये देखा, पहले हमने, मैं एक बार आपको 5 मिनट के अंदर फटाफट बता देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस किए। सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, वन डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, टू डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना होता है, थ्री डायमेंशन में कैसे फाइंड करना होता है। उसके साथ रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी हमने डिराइव किए थे। हमने ऐसा भी डिस्कस किया था कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जितना भी कोई बॉडी है तो उसके अलग अलग पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, बट वो पूरे जितने भी फोर्स है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहे हैं, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो ऐसा भी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। सर मैं जस्ट ज्वाइन हुआ सर, क्या हुआ सर अभी? क्या बोल रहे हो? सर मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ सर, नेट इशू के कारण सर। क्यों लेट ज्वाइन हुए? पहली बात तो ये कि आप लेट क्यों ज्वाइन हुए? सर नेट इशू के कारण ज्वाइन ही नहीं हो रहा था सर। ओके, सो मैं अभी कुछ मैंने चलाया नहीं है, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने ये चैप्टर में क्या क्या सीखा है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। भी अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। तो फर्स्ट हमने ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद जाके रोटेशनल मोशन स्टार्ट हुआ। तो रोटेशनल मोशन के अंदर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे मिलता है वो भी हमने दिखा था। एंड देन वी हैड डिस्कस द एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हमने रिलेशन भी डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। जब कोई बॉडी रोटेट होता है, जब कोई बॉडी रोटेट, ये चीज समझने लायक है, ये समझना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो है ना वो सर्कुलर मोशन करते हैं। तो वो सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी के पास, पार्टिकल के पास दो टाइप के लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट थे, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। और हमने ये भी देखा था कि बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म है, तो फिर कौन सा वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा। मतलब रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज उसका एक एक्सेलरेशन तो कभी भी जीरो होगा ही नहीं। उसका सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो रोटेशनल मोशन इज एन एग्जांपल
of accelerated motion, and that is why rotating frame of reference can be considered as a inertial frame of reference or non inertial frame of reference. मुझे बताओ, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल होगी या नॉन इनर्शियल होगी? रोटेटिंग बॉडी का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मुझे ये बताओ कि तो फिर नॉन इनर्शियल। हाँ, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, वो आपको पता है। तो फ्रेंड्स, 5th चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक में मैंने ऐसा बताया था कि भाई उसमें ऐसा लिखा था कि भाई अर्थ इज अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड हैंस इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा एक स्टेटमेंट था वहां पे, ऐसा एक स्टेटमेंट वहां पे था। तो मैंने आपको बोला था कि रोटेशनल मोशन में मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा कि अर्थ जो है ना, अर्थ वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि भाई रोटेटिंग बॉडी होती है वो एक्सेलरेटेड ही बॉडी उसको उसको हम मान सकते हैं। तो रोटेटिंग कोई भी बॉडी होती है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो वो एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया। नए क्वांटिटी आए थे और वो दोनों क्वांटिटी मैथमेटिकली डिफाइन किए थे। किसी को याद है टॉर्क का डेफिनेशन क्या था? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर पी। गंदी बात, गंदी बात। आर होता है, एफ क्रॉस आर नहीं चलेगा, because cross product is a order is important in the cross product. Okay, so r cross f must be mentioned, f cross r is not the correct answer. Okay, और हमने एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे ही डिफाइन किया था। किसी को याद है एंगुलर मोमेंटम? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेक्टर आर क्रॉस पी। वेरी गुड। सो दैट वाज द एंगुलर मोमेंटम। और उसके बाद हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि एल एंड ओमेगा के बीच में रिलेशन है। कोई बताएगा मुझे क्या रिलेशन था? एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। वेरी इनर्शिया इनटू ओमेगा। वेरी गुड। एंड टाउ इज इक्वल्स टू, उसके बेस पे डिफरेंशिएशन किया था तो टॉक इज आई अल्फा। आई अल्फा। आई अल्फा मिला था। वेरी गुड। और एक चीज हमने ये भी प्रूव किया था कि द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द टॉर्क will get you the torque. Very good. तो ये 3 चीज हमने डिस्कस किया था और इसके द्वारा हमको ये पता चला कि भाई द रोल प्लेड बाय द मास इन द ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में मतलब लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही काम यहाँ पे कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर फ्रॉम I is equals to 1 to n। मतलब सारे जो पार्टिकल है उसका मास इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर कर दो, उसका प्रोडक्ट ले लो मास एंड ये आर स्क्वायर का, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का मिलेगा। सारे सिस्टम का फाइंड करना है तो सबका समेशन करना पड़ेगा। तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने ये भी देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी को पता है कौन से 2 चीज के ऊपर? मास डिस्ट्रीब्यूशन। उसका एक तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। सिलेक्शन ऑफ एक्शन, एग्जैक्टली। तो सिलेक्शन ऑफ एक्सिस के ऊपर भी डिपेंडेंट है और वही तो चीज है। और उसी के वजह से तो ये 2 स्टेटमेंट आए कि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द एक्सिस। वो एक्सिस के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए तो हमने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस किए थे। जैसे अगर कोई बॉडी ये सेंटर ऑफ मास के अंदर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर रोटेट कर रहा है तो उसका सपोज के उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता हूँ, कोई दूसरा वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेता हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका चेंज हो जाएगा। और अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? I is equals to IC plus MD square. So this statement, this mathematical formula is correspondent to which theorem? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी था। तो उसमें क्या था कि अगर कोई, हाँ पहली बात कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का लिमिटेशन क्या है? किसी को पता है?
व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द परपेंडिकुलर थ्योरम? प्लेनर बॉडी पे ही हो सकता है। वो प्लेनर बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी, जैसे सर्कुलर डिस्क है, जैसे रेक्टेंगुलर डिस्क है, जैसे स्क्वायर डिस्क है, तो वो ऐसे प्लेनर बॉडी के लिए ही वैलिड है। तो कोई प्लेनर बॉडी है और वो एक्स वाई प्लेन में है, एंड इफ इट इज रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, अगर कोई प्लेनर बॉडी एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है और वो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको रोटेट करना है, तो रूल इज दैट, द थियरम इज दैट, तो उसका जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो उसके एक्स एंड हाँ, इट इज अ समेशन of the moment of inertia of that same body with respect to its x and y axis. अगर कोई बॉडी yz प्लेन में पड़ा होता, अगर कोई बॉडी yz प्लेन में पड़ा होता, तो उसके लिए क्या आता फॉर्मूला? IY plus IZ. तो Ix is equals to IY plus IZ हो सकता था। इज दैट क्लियर? यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मैं आज का सेशन अभी ऐसा कह सकते हैं कि हमें अभी स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहां तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया था वो यहां तक डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो भी वीडियो हमारे एप्लीकेशन के अंदर मैं अपलोड करूं तो उसको भी एक बार रिवाइज करना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में ही आगे बढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, एक बार फिर से मुझे आपको एक मेमोराइज कराना है ये टेबल को, बिकॉज इसका भी यूज हम करेंगे। तो फटाफट मुझे आंसर दो फ्रेंड्स। मैंने एक पार्ट को ब्लैंक किया हुआ है, रोटेशनल पार्ट को। सर ये हमने कर दिया था। मुझे पता है, बट फटाफट मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार फटाफट उसको करना है, बिकॉज इसका भी हमको फ्रीक्वेंटली यूज करना है नेक्स्ट ऑन लेक्चर्स में। ओके, मुझे पता है ये कर दिया है, बट एक बार फटाफट मुझे आपके मुंह से सुनना है। चलो बोलो फटाफट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन A is equals to dv by dt, तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration alpha. अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी। वेरी गुड। मास के बदले मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला M1 plus R. सिंबल आई, सिंबल इज आई, बट फॉर्मूला MR square. mr स्क्वायर। अगर कोई एक पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है। वेरी गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू mv, तो क्या? एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum. L इज इक्वल टू आई ओमेगा। वेरी गुड। L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। फिर फोर्स F इक्वल्स टू मा, तो यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई टॉर्क अल्फा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। वेरी गुड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इन द ट्रांसलेशन मोशन F इक्वल्स टू dp by dt, तो यहाँ पे रोटेशन टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी। टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी। वेरी गुड। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। वहां पे आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। इज इक्वल टू हाफ क्या आएगा? एल ओमेगा। हाफ Half L L. P के बदले L, V के बदले एल ओमेगा। स्क्वायर बाय 2i। एल स्क्वायर बाय 2 L स्क्वायर बाय 2i। वेरी गुड। अब वर्क डन F इक्वल्स टू वर्क डन W इक्वल्स टू F डॉट D, तो यहाँ पे F टॉर्क थीटा। टाउ डॉट थीटा। टाउ थीटा पावर FV, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई ओमेगा। टाउ ओमेगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास है करस्पॉन्डेंट टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसी के बेस पे यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के भी कुछ फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है। तो ये पूरा आपको पता है, तो ये टेबल भी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। बट वापस से हम आ जाते हैं। आज का हमारा जो टास्क है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखो मेरे नोट्स के अंदर ये देखो, एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल, तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है। सिंगल पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कि I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। बट पूरे बॉडी का, अलग अलग बॉडी के फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। यहाँ पे 9 डिफरेंट केसेस आई हैड शोन इन द फिगर। जैसे फर्स्ट केस जो है वो रोड है, तो रोड इज रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस passing from its center and perpendicular to its length। तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ
कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है ना, वो एक पार्टिकल के लिए है। बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स है तो सबका समेशन करना पड़ेगा mr स्क्वायर का। बट कोई बॉडी है, जैसे यहाँ पे अलग अलग 9 केसेस है। जैसे यहाँ पे एक रोड है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग अलग है। इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम mr स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एक रोड है, तो रोड इज रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस नंबर 1। एक रोड है, उसका लेंथ l है, मास m है, और वो उसके खुद के सेंटर में से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास है हो रही है उसके रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/12 ml स्क्वायर है। अब मैं इसको प्रूव करने वाला हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है बट क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी जो मेरा टास्क है वो ये है कि वी वांट्स टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड with respect to the axis passing from its center and perpendicular to its length। तो फ्रेंड्स, ये भले ही आपके टेक्स्ट बुक में ये थ्योरी नहीं है बट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर या फिर स्कूल के एग्जाम के अंदर भी ऐसा पूछ सकते हैं कि कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना आपको पूछ सकते हैं। तो उसको कैसे फाइंड करना है वो उसका एक मेथड है। तो ये मेथड आपके समझ में आए इसलिए मैं ये क्वेश्चन, भले ही नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में बट ये हम उसको प्रूव करेंगे। आपको भी क्या करना है कि आपके पास फिजिकल फॉर्म में नोट्स होगा, तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो आपको एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन आपके नोट्स में हम मेरा जो नोट्स होता है वो आपको पता है कि सामने के साइड एक साइड ब्लैंक होता है, तो वहाँ पे आप कुछ लिख सको, इसी हिसाब से उसको प्रिपेयर, इसी हिसाब से उसको बनाया है। वो आप उसके सामने जो ब्लैंक पेजेस है वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो अभी हमारा टास्क क्या है भैया? व्हाट इज अवर टास्क? To find the moment of inertia for a cylinder with respect to its सिलेंडर axis. कहाँ पे आ गया? सिलेंडर कहाँ पे आ गया? डिराइव, Of a body. अरे भैया रोड की बात है, रोड। फॉर्मूला ऑफ, The road cylinder is ना रोड कैसे सिलेंडर हुआ यार? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर अ थिन रोड, थिन यूनिफॉर्म रोड जिसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। with respect to axis passing through its center। देखो ये कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पूछना ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी change होता है. चेंज हो जाएगा। सो वी आर राइट नाउ finding the moment of inertia of the road with respect to the axis passing through its center and perpendicular to its length। तो ये हमारा टास्क है। अभी एक रोड है हमारे पास, उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है with respect to the axis passing from its center and perpendicular to its length। हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जो रोड है उसका अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा मान के चलेंगे। सर ये परपेंडिकुलर कैसे हो वो पता है. क्या बोल रहे हो? ये परपेंडिकुलर कैसे होता है वो पता नहीं सर. Just wait for the 2 minutes, you will get it। Let L be the length of a road, L be the length
and m is the mass of road. हमारा जो रोड है उसका लेंथ हमने L अज्यूम किया हुआ है, मास m अज्यूम किया हुआ है. Let road is lying on x axis origin as its center. तो एक रोड हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा रोड है, वो पड़ा हुआ है ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, और ओरिजिन जो है ना वो उसका सेंटर है. हम ऐसा मान के लेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर, ओरिजिन जो है वो रोड के ऊपर ही है, रोड के सेंटर पे ही है, ऐसा हम मान के चलेंगे. तो ये यहाँ पे ओरिजिन है, और ये जो है ना वो एक्स एक्सिस है, ऐसा मानेंगे, ऐसा मान के चलेंगे. ये एक्स एक्सिस है. फ्रेंड्स, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? तो बोले मुझे ऐसे एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है कि जो रोड के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर में से पास हो रहा है. तो दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके रिस्पेक्ट में रोड को रोटेट करना है और मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. So now it is clear what is perpendicular? Yes, sir. Okay. तो ये जो रोड है हमारा, ये उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. ये रहा हमारा रोड. थोड़ा मैं उसको थिक बनाता हूँ. वैसे ये बहुत ही थिन रोड है, बट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इट थिक. ओके. तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. अब मुझे ये पता है कि कोई पार्टिकल, कोई एक सिंगल पार्टिकल होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता? mr². mr². तो अब यहाँ पे तो पूरे रोड का मुझे फाइंड करना है, और रोड के अंदर तो बहुत ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए. तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे फाइंड करेंगे? रोड के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. अगर कोई एक पार्टिकल हुआ होता तो हम ऐसा कह सकते कि mr², बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं कर सकते. रोड के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स है. तो आपको पता है ये क्या, एडिशन कर. क्या कोई बताएगा क्या ट्रिक? हम एक ट्रिक करेंगे, कोई बताएगा व्हाट इज द ट्रिक? सर कोई एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे. एग्जैक्टली. हम क्या करेंगे कि रोड के अंदर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे. तो ये दैट स्मॉल एलिमेंट इज सच अ स्मॉल दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पार्टिकल, और उसके लिए वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा वाला? mr². और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका पूरा ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स है, तो उसके सारे सेगमेंट्स का हम क्या करेंगे, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन करेंगे. बट हमको पता है कि ये जो एडिशन होता है, समेशन होता है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंटीग्रेशन में. इंटीग्रेशन. परफेक्ट. खत्म, थ्योरी खत्म हो गया, खत्म थ्योरी. तो ये पूरा थ्योरी जो कंसेप्चुअली आपका खत्म हो गया. तो अब वो चीज खाली करना है. आपको करना क्या है वो तो पता है, अब वो खाली करना है हमको. तो फ्रेंड्स, हम पहले वो स्टार्ट करें उसके पहले एक चीज हमको करना पड़ेगा, एक चीज हमको डिफाइन करना पड़ेगा. लेट लीनियर मास डेंसिटी. अब ये लीनियर मास डेंसिटी पता है ना फ्रेंड्स आपको? दैट इज अ लैम्डा. मास पर यूनिट लेंथ, या लैम्डा. उसका सिंबल हम जनरली लैम्डा लेते हैं. लेट द लीनियर मास डेंसिटी, L by तो इज अ लैम्डा. तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? L by M. अरे मास पर लेंथ है, m/l. Is that clear? Yes, sir. Now consider a small segment of length dx at a distance x from origin.
ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे हम एक स्मॉल एलिमेंट dx अज्यूम करेंगे। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे एक्स डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट अज्यूम करेंगे dx। क्या फिगर में आपको ये दिखाई दिया फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो मुझे ये बताओ कि मास ऑफ दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट का मास क्या होगा? dm हाँ, वो dm इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? Lambda L. lambda dx वेरी गुड, लैम्बडा इंटू डी एक्स। ये कहाँ से आया भैया? तो सीधी सी बात है कि अगर क्या है कि देखो आपको पता है कि लैम्बडा एस वैसे है क्या, तो बोले मास अपॉन लेंथ है। तो अगर आपको मास फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो भैया मास फाइंड करने के लिए लैम्बडा को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लैम्बडा को लेंथ, अब लेंथ ये एलिमेंट का लेंथ तो कितना है भैया? तो डी एक्स है। तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू डी एक्स। बट लैम्बडा का तो जो वैल्यू है ना वो एम बाई एल है, तो एम बाई एल डी एक्स हो जाएगा। ये फिजिक्स में इस टाइप का करते हैं, बाकी आप सिंपल लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई कैपिटल एल जो लेंथ है ना रोड का, उसका टोटल मास कैपिटल एम है, तो फिर ये dx लेंथ का मास क्या होना चाहिए? तो आप सिंपल ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये फिजिक्स में ऐसे ही लिखते हैं। फिजिक्स का ये कन्वेंशनल मेथड है कि ये लैम्बडा के फॉर्म में लाके उसको कन्वर्ट करते हैं। बाकी आप सिंपल भी सोच सकते हो, भाई एम लेंथ का मास एम है तो dx लेंथ का मास कितना होना चाहिए, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि दैट विल बी एम dx बाई एल। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्सिस। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब मैं एम आई बोल दूंगा, चलेगा ना? Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट with respect to the axis passing from center of road and perpendicular to its length. जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे फाइंड करना है उसी एक्सिस को कंसीडर करना पड़ेगा। देखो अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डी आई अज्यूम करूंगा, तो उसके लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? mr square. एम आर स्क्वायर। अब एम के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? dm. डी एम। और आर मतलब के, m by. हाँ डी एम आएगा, एम के बदले डी एम, बिकॉज जो एलिमेंट है उसका मास एम नहीं है, उसका मास डी एम है। और आर स्क्वायर के बदले क्या आएगा? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? x square आएगा। x तो इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर आई शुड राइट एक्स स्क्वायर। चलो ये सब समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ तक समझ में आया? सर ये x डिस्टेंस के x स्क्वायर लिखा है। हाँ, आपको एम आर स्क्वायर में भैया एम आर स्क्वायर में आर क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में एम आर स्क्वायर में आर क्या था? तो बोले एक्सिस ऑफ रोटेशन के से उसका डिस्टेंस था। तो ये जो सेगमेंट है उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? देखो वो x है, तो फिर एम आर स्क्वायर के बदले मुझे एम एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये dm का जो वैल्यू है ना वो तो हमको पता है, ये dm का तो वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। तो राइट साइड dm के बदले में क्या लिख सकता हूं मैं? m by l dx। m by l dx एंड इनटू x कर हो जाएगा। यस सर। अब ये तो जो मुझे मिला वो क्या मिला? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। तो अगर मुझे पूरा रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थ्रू आउट द फॉर द होल रोड। पूरे रोड के लिए उसका समेशन माने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रोड with respect to given axis। देखो whenever you are writing the moment of inertia you have to mention कि भाई आपको किसके रिस्पेक्ट में फाइंड, बिकॉज देखो क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो whenever you are writing down the formula of the moment of inertia, आप जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेंशन करते हो तो वो किसके रिस्पेक्ट में है वो आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रोड विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस,
तो ये फॉर विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे, ये जो डी मिला आपको, ये m/l एक्स स्क्वायर डी आपको जो मिला, उसको पहले पॉइंट से शुरू करके लास्ट एंड तक उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे रोड के लिए। तो मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और राइट साइड जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये जो रोड है ना उसका लेंथ l है, तो आधा लेंथ लेफ्ट हैंड साइड होगा, आधा राइट साइड होगा। तो मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड जो लास्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। -L/2 0। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा -l/2 हो जाएगा, बिकॉज पूरा लेंथ l है, तो लेफ्ट हैंड साइड l/2, राइट साइड भी, बट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन, उसका कोऑर्डिनेट जो है दैट शुड बी टेकन -l/2। और राइट साइड का क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स फ्रेंड्स, L/2 0। L/2 l/2। तो अब मुझे इंटीग्रेशन का लिमिट पता चल गया, तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। -L/2 to +L/2। तो अगर इस लिमिट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इस लिमिट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा रोड खत्म हो जाएगा, पूरा रोड आ जाएगा, आ जाएगा पूरा रोड। अब देखो, वो एक बार फिर से समझाओ ना, वो L/2 कैसे, वो देखो नेटवर्क मुझे ये बताओ, अच्छा गुड, मुझे ये बताओ कि रोड का लेंथ कितना है, L l है। तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो रोड का, वो कितना लेंथ का होगा, L/2 l/2। और राइट साइड का जो पार्ट है वो भी कितना लेंथ का होगा। L/2 तो आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड l/2 लेंथ पे जाते हो तो वहां पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। -L/2 मतलब हाँ, तो वही मैंने लिखा, वही तो मैंने लिखा। ओके, ओके, हाँ, यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। अब ये m/l बाहर निकल के आएगा। अब ये x² का क्या होता है इंटीग्रेशन, मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन x²। x³/3। वेरी गुड, पावर इंटीग्रेशन माना इंटीग्रेशन, पावर में एक का इंक्रीमेंट, तो x² का हो जाएगा x³/3, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर, -L/2 to -l/2 +L/2। टू l/2। तो m, ये 3 को बाहर निकाल दिया मैंने। अब ये क्यूब है तो l/2 का क्यूब, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, पता है ना भैया, लिमिट लगाना तो आता है ना, ये तो बहुत बार हमने किया, यस और नो। यस सर। तो ये m/3l एज इट इज। चलो अब ये x³ मतलब l/2 का क्यूब, तो l/2 का क्यूब क्या होगा भैया, L³/8। माइनस, अब ये -l/2 का क्यूब क्या होगा। +L/2। अरे भाई स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो माइनस का प्लस होता, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो क्यूब का तो नेगेटिव वैल्यू का क्यूब भी नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही होता है, इज इट क्लियर। यहाँ पे सर वो आपने गलती से वो क्यों, इसलिए मेरी गलती हो गई। हाँ, ओके। यस सर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, l³ प्लस l³। तो कैन आई से इट इज अ 2l³। यस सर। तो ये 2 4 ज़ा 8, एक l कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये बाकी बचेगा 1/12 बचेगा डिनोमिनेटर में, m बचेगा और क्या बचेगा, l²। L²। So finally we got the answer that a moment of inertia of a road with respect to the axis passing from its center and perpendicular to its length is given by 1/12 ml²। Well, m is the mass of the road and l is the total length of the road. तो क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया भैया। यस सर। यस सर। देखो ये मेथड जो है वो आपके लिए बहुत ही काम की है। ये आपके भले ही आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट ये आपको लर्न करना है, लर्न बाय हार्ट ये क्वेश्चन करना है कंपलसरीली, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। आप क्या करोगे, आपके नोट्स के अंदर सामने के साइड ब्लैंक पेजेस है तो उसके अंदर आप ये क्वेश्चन को लिख देना, ओके, अच्छे से। यस सर। बट क्या ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया। यस सर। ओके, तो अब है ना,
अब मैं ये रोड का मुझे सेंटर में से अगर पास होता है एक्सिस, उसके सेंटर में से, तो उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे मिल गया है। बट सपोज अगर मुझे ये रोड का मुझे उसके एंड में से, उसके एंड पॉइंट में से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या चाहिए मुझे? I want to find the moment of inertia of the road with respect to the axis passing from its end, one of its end, and perpendicular to its length. तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, देखो आपको ही सोचना है, चलो क्या करेंगे। सो उसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस, सो क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड with respect to the axis passing from its end and perpendicular to its length. चलो ये मुझे करना है। तो अब आपको ट्रिक पता है, अब आपको पता है कि क्या करना है। चलो ये रोड है मेरे पास, ये वाला रहा मेरा रोड, ये पड़ा रोड। आपको पता है कि अगर कोई एक्सिस उसके सेंटर में से पास होती है तो उसके रिस्पेक्ट में तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। सेंटर में से जो एक्सिस पास होती है उसके रिस्पेक्ट में तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बट मुझे करना, आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स वन ऑफ इट्स एंड। तो मुझे ये आई सी पता है, ये आई सी पता है, मुझे ये आई फाइंड करना है। तो अब आपको पता है क्या करना है, बोलो क्या करेंगे भैया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वेरी गुड। तो आपको ये देखो, ये फिजिक्स है, ये अगर आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो तो मतलब यू आर विथ मी। तो अब मुझे करना है I इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? आई जी प्लस एम डी स्क्वायर, वेर डी मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच? डी का वैल्यू कितना होगा? Distance between the two roads. रोड थोड़ी ना है, वो तो इमेजिनरी एक्सिस है, रोड तो ये रहा। Sorry, sir. Sorry, sir. So distance between the two axes of rotation, and that will be exactly equals to the half of the length of the road. Half the length of the road. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये IC का वैल्यू पता है हमको, क्या लिखेंगे बोलो? अरे अभी तो प्रूव किया, भूल गए क्या? 1/12 m 1/2 ml square. 1/2 कहाँ पे था? 1/12 था। और D के बदले क्या लिखो? L/2. तो ये आपका हो जाएगा with respect to the axis passing from its end 1/12 ml square plus 1/4। ये एक काम करते हैं, इसको मैं ना 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लगा 3/12 ml इसको लिख सकता हूँ मैं इसको? इज इट ओके फ्रेंड्स? चलेगा? Yes, sir. Yes or no? चलेगा? Yes or no? Yes, sir. अभी 4/12 ml स्क्वायर मतलब हाँ, 1/3 ml स्क्वायर। परफेक्ट। तो ये हो जाएगा, ये मैंने क्यों किया कि डिनोमीटर सेम करने के लिए मैंने ऐसा किया कि अगर डिनोमीटर अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो डिनोमीटर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/12 ml स्क्वायर एंड इट विल बी फाइनली यू विल गेट द आंसर एज अ 1/3 ml स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब जब भी कोई क्वेश्चन आपको पूछता है रोड का, तो रोड किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है उसको देखना है आपको। अगर वो उसके सेंटर में से जो पास हो रहा है एक्सिस उसके रिस्पेक्ट में अगर रोटेट हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या लेना है? 1/12 ml स्क्वायर। बट अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि रोड इज रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोड इज रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स एंड, तो आपको क्या फॉर्मूला लेना है? 1/3 ml square. 1/3 ml स्क्वायर। फ्रेंड्स क्या मैंने लास्ट लेक्चर में रेडियस ऑफ द गायरेशन का बात किया था कि बाकी है? किया था सर। तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप mk स्क्वायर लिख सकते हो, mk स्क्वायर, वेयर k इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन।
Yes. तो अगर आपको ऐसा पूछा है कि ये रोड का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, अगर आपको ऐसा पूछा है कि रोड का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो आपको क्या करना है कि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है। तो एम के स्क्वायर के साथ अगर आप कंपेयर कर दोगे तो आपका उसका रेडियस ऑफ गायरेशन अगर पूछा है रोड का, तो L/√3 आएगा यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज़ ऐसी है, आपको मैं एक ट्रिक दूं, तो अगर आपको रेडियस ऑफ कभी भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इक्वेशन में से m को हटाना है, इक्वेशन में से m को हटाना है और उसका रूट निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी इक्वेशन है उसमें से m हटा दो, m को निकाल दो और उसका रूट निकाल दो, m को हटाओ रूट निकालो, तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द रोड रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स एंड। बट अगर इफ इट वाज रिवॉल्विंग, if it was revolving with respect to its axis, with respect to the axis passing from its center, तो अगर ऐसा होता तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आता? तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन आता L/2√3। m हटाओ रूट निकालो, m हटाओ रूट निकालो, m हटाओ रूट निकालो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो रेडियस ऑफ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQ SQ के अंदर कि डिराइव व्हाट इज द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द रोड रिवॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर। तो लिखना है L/2√3, बट रिवॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंड पॉइंट, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, तो आपको लिखना है L/√3। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए वैसे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, बट मैंने आपको सिंपल ट्रिक दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी फॉर्मूला है उसमें से m को हटा दो, m को निकाल दो और उसका रूट निकाल दो, तो आपको k मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. m हटाओ, अब ये बहुत दिनों से ऐसा हिंदी नहीं लिखा है, ये बराबर होगा शायद। फिर क्या करेंगे, रूट निकालो। Root निकालो. बहुत सालों के बाद हिंदी लिखा मैंने। ओके, तो हटाओ, Yes, sir. will be the radius that will give you the radius of gyration. Is that clear to you? Yes, sir. ओके, अब चलो एक और चीज करते हैं हम, है ना, एक रिंग है हमारे पास, रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। देखो ये सारे जो केसेस है ना, वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं कुछ फॉर्मूलेज आपके 9 डिफरेंट केसेस वी हैव इन द न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, तो वो अलग अलग 9 केसेस है, तो उसमें से 2-3 हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, बाकी को सबको याद कर लेंगे, बाकी के सारे फॉर्मूला हम याद रख देंगे। तो अभी मुझे करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, कोई रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो राइट नाउ माय टारगेट इज टू फाइंड अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मुंबई इंडियन नहीं है भैया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग with respect to its with respect to axis passing from its center and perpendicular to its plane, with respect to axis passing from its center and perpendicular, सर इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होगा ना? नहीं, क्यों यूज होगा अभी तो पता ही नहीं। आपने रिंग लिया है ना, इसलिए पता, मैंने बोला। हाँ अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, बट अभी जो है वो नहीं है, अभी वो नहीं आएगा, आएगा बट अभी नहीं। वो तो जब एंडिंग का लेंगे तभी।
अरे आएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, दो जस्ट वेट फॉर द 2 मिनट्स, आपको सारा समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट, बी लेट्स हैव अ पेशेंस। So this is the your ring, and I want to find the moment of inertia with respect to this axis, which is passing from its center, and you can see that it is perpendicular to the plane of the ring. Is it okay, friends? इसको इसके geometric axis भी बोल सकते हैं। रिंग का अगर geometric axis कोई बोलता है तो वो यही होगा। अगर कोई ऐसा बोलता है कि रिंग का geometric axis है तो ये भी वही होगा। Is that clear, friends? इसके रिस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो वापस से मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे बोलो? एक पार्टिकल एज्यूम करो। एक काम करते हैं, एक अज्यूम करते हैं, कोई एक पार्टिकल यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूमिंग दैट देयर इज अ पार्टिकल हियर, सम स्मॉल एलिमेंट, अज्यूमिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट हियर। तो ये वाला बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, उसका जो मास है ना वो dm है, ऐसा अज्यूम कर लो। और मुझे ये बताओ कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना होगा, ये R आर रेडियस जितना होगा, एम आई राइट? L/2। यस सर। अरे यार ये L/2 कैसे आ, रोड कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे रोड दिख गया आपको? नो सॉरी सर। रोड कहाँ पे दिख गया आपको? वो उसका रेडियस होगा। इज इट ओके? अब रोड का यस सर। भैया, अब केस वो रोड का तो खत्म हो गया, अब रिंग का हम देख रहे हैं, चलेगा ना? दौड़ेगा सर। अच्छा, तो अब ये मुझे ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्सिस ऑफ द गिवन पार्टिकल ऑफ द गिवन सेगमेंट। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेगमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू लिखना जरूरी है, बिकॉज अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, अभी देखा ना हमने, रोड का अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया ना, विद रिस्पेक्ट। यस सर। तो क्या होगा, अब सोचो, उसको डी बोल देते हैं तो क्या होगा उसका, इसको dm1 बोल देते हैं, चलो इसको m1 dm1 है उसका मास, ऐसा बोल देते हैं। तो क्या आएगा भैया, dm1 r² होगा, यस और नो? हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो। Yes. यस सर। अच्छा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग। तो ऐसे तो बहुत सारे सेगमेंट हो गए, तो हमको क्या करना है, सबका ऐड करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको ऐड कर देंगे। बट फॉर्चुनेटली क्या होगा, जितने भी सेगमेंट हो गए, जितने भी उसका जितने भी सेगमेंट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना होगा, जितने भी, चाहे कोई भी सेगमेंट ले लो, आर आर। तो उसका डिस्टेंस तो रेडियस जितना ही रहेगा ना भैया। यस सर। तो बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे dm1 ले लो या dm2 ले लो या dm3 ले लो, तो वो चाहे कितने भी dm ले लो, सारे dm ले लो, तो उसका डिस्टेंस तो r ही रहेगा। तो r² को कॉमन निकाल सकते हैं हम क्या? यस सर। अब ये सारे सेगमेंट जितने भी है, वो सारे सेगमेंट के मास को अगर ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो r² तो कॉमन निकल गया, तो बाकी बचा सारे सेगमेंट का मास को एडिशन। तो वो सारे सेगमेंट के मास को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मास ऑफ द Capital होल M। बॉडी। So that Capital mass M. of the whole, that will be the mass of the whole ring. Am I right, friends? Yes. यस सर। तो ये जो आंसर आएगा वो कैपिटल mr² आएगा। तो फ्रेंड्स ये रिंग का खत्म हो गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो गया, हमको मिल गया कैपिटल mr²। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। सर और अगर कोई ऐसा पूछता है कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है ऐसा कोई पूछता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? K is equal to M हटाओ, रूट निकालो। क्या मिलेगा आपको? R. आर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes sir. अब और कुछ करना है मुझे, ये जितने भी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा वो सारे स्क्रीनशॉट आपको लिखना है। चलो ये मुझे रिंग का मिल गया,
but I just found the moment of inertia of the ring with respect to the axis passing from its center and perpendicular to its plane. But suppose अब कोई tangential axis है, देखो ये रिंग का, अभी इस रिंग के स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे हम, रिंग के स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो किया था वो स्पेशल केस किसका था? रोड का था। अब जो करेंगे वो रिंग का करेंगे। तो हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है with respect to its axis passing from its center and perpendicular to its plane, वो हमको पता है, वो हमको पता है, वो हम उसको आईसी भी बोल सकते हैं। क्यों आईसी बोल सकते हैं? बिकॉज ये सेंटर ऑफ मास ही तो है रिंग का, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास ही तो है, इसको आईसी भी बोल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे फाइंड करना है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो टेंजेंशियली पास हो रहा है, उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, बट पासिंग फ्रॉम इट्स टेंजेंट, टेंजेंशियली इज पासिंग टेंजेंशियली एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मुझे ये फाइंड करना है भैया। तो कैसे मिलेगा? बोलो, पता है आपको क्या करना है? बताओ भैया। पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेरी गुड। तो कैसे मिलेगा? I is equals to IC प्लस MD स्क्वायर। मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे D कितना आएगा? रेडियस जितना, उसके रेडियस जितना, वेरी गुड। तो फिर ये IC, तो IC का वैल्यू तो पहले से ही पता है, क्या है? कैपिटल MR स्क्वायर कैपिटल MR स्क्वायर प्लस क्या आएगा? प्लस MR स्क्वायर प्लस MR MR। स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2MR 2MR स्क्वायर। So this is the moment of inertia of a ring with respect to axis passing from its tangent and perpendicular to its plane. Perpendicular to its plane, that is important. अब अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा, सपोज कि यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछते हैं, तो क्या आंसर आएगा? रूट टू आर। चलो और एक स्पेशल केस, दिस इज द स्पेशल केस नंबर 1। अभी और स्पेशल केस कुछ डिस्कस करेंगे हम। मजा आ रहा है ना भैया? यस सर। ओके चलो, अब मुझे है ना, मुझे रिंग का डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमीटर में से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मैंने क्या बोला? मुझे क्या करना है अभी? डायमीटर में से पास हो रहा है वो। मुझे फाइंड करना है जो डायमीटर में से पास हो रहा है जो एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मतलब आइदर दिस एक्सिस और दिस एक्सिस, ये दो में से कोई भी चलेगा, दोनों डायमीटर में से ही पास हो रहा है। तो आइदर विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू दिस वाई एक्सिस, आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम द सिमेट्रिसिटी कि ये जो x है वो भी डायमेट्रिकल एक्सिस है, y भी डायमेट्रिकल ही एक्सिस है। तो मुझे ये तो पता है कि चाहे x के रिस्पेक्ट में फाइंड करो या चाहे y के रिस्पेक्ट में फाइंड करो, दैट विल बी कम्स आउट टू बी सेम, वो आंसर तो सेम ही आएगा, और वो मुझे फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड द मोमेंट। इसमें वर्टिकल रिंग, मतलब वर्टिकल कर दिया है रिंग। देखो बताओ ये क्या है? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। नहीं, सेंटर तो है, बट थोड़ा और सोचो ये क्या है? ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास। ये z एक्सिस है जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपको दिख ही नहीं रहा है। होगा z एक्सिस टुवर्ड्स योर आई साइट, टुवर्ड्स यू फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मोबाइल। इमेजिन किया? यस सर। और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है? I want to find Ix or Iy, and that is obviously similar because of the symmetricity. और ये z axis is the axis which is passing from the center of a ring but perpendicular to its plane. और वो मुझे पता है, वो already मुझे पता है, ऐसा axis के the moment of inertia of the ring with respect to the axis passing from its center and perpendicular to its plane, वो मुझे पहले से ही पता है।
उसका आंसर है एम आर स्क्वायर, वो पता है मुझे एम आर स्क्वायर, बट मेरा टारगेट जो है वो आई एक्स एंड आई वाई फाइंड, हाँ आई जेड मुझे पता है, आई जेड का आंसर क्या आएगा? आई एक्स प्लस आई वाई। वो तो पता है। अ, देखो ये जो आई जेड वाला जो होगा ना वो ये ही होगा, ये जो वाला केस है ना वही होगा, ये वाला केस आई जेड तो वही ये केस ही होगा। सेंटर में से पास हो रहा है एक्सिस एंड प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए तो हमको पहले से ही पता है कि उसका आंसर तो एम आर स्क्वायर ही हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो आई जेड तो पहले से ही पता है एम आर स्क्वायर, बट मुझे फाइंड करना है आई एक्स आई वाई। चलो अब जाके हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? सर ये जेड इमेजिन, बोलो। सर ये जेड इमेजिन इमेजिन नहीं हुआ। अरे ये एक्स वाई प्लेन है राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस कहाँ पे होगा मुझे ये बताओ, जेड एक्सिस कहाँ पे होगा? ऐसे परपेंडिकुलर। हाँ तो वही तो बताया, तो वही तो जेड एक्सिस कहाँ पे इमेज करना पड़ेगा आपको? बोलो, अरे बोल भी दो। तो जेड एक्सिस आपको कहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा? तो बोले इस प्लेन से परपेंडिकुलर इमेजिन करना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता ना, बिकॉज 3 डायमेंशन तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ड्रॉ नहीं कर सकता, बट आप तो इमेज कर सकते हो ना। और उसके ये 3 डायमेंशन है पूरा। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो आगे मतलब ये पहले वाला किया था वो तो 2 डायमेंशनल था ना। अरे भैया रिंग 2 डायमेंशन होता है कभी? रिंग ये देखो, ये रिंग जो है ये 2 डायमेंशन है या 3D है, आप मुझे बताओ, ये जो भी ड्रॉ किया हो। चलो इसको मुझे इसमें ट्रांसफर करना है, चलो इसको मुझे इसमें ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो ये इधर मैं इसको इसमें ट्रांसफर करना है, तो ये वाला जो एक्सिस होगा दिस वन, तो ये कौन सा एक्सिस होगा, चलो बस सोच के बताओ मुझे ये कौन सा एक्सिस होगा अभी इस केस में? जेड। जेड एक्सिस। हो गया ना, तो फिर भाई वही तो बात है। ओके, यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। आई वाई फाइंड करना, आई एक्स या आई वाई फाइंड करना है, आई जेड मुझे पता है, आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर पता है, वो मैंने प्रूव किया, ऑलरेडी प्रूव किया है। तो ये डायमीटर वाली एक्सिस का मुझे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बोलो, आपको पता है क्या करना है? ये जो बॉडी आई कौन इज से इक्वल प्लेन पे टू है? आई वाई प्लस आई जेड। हाँ ये जो बॉडी है वो कौन से प्लेन पे है? तो बोले एक्स वाई प्लेन पे है, तो क्या कर सकते हैं हम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एग्जैक्टली। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई जेड तो हमको पता ही है क्या है, और क्या मैं यहाँ पे 2ix लिख सकता हूँ, बिकॉज आई एक्स एंड आई वाई आर द सेम? यस। यस। आया बात समझ में? तो फिर यस सर। आई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई वाई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। चलो तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। तो डायमेट्रिकल अगर कोई रिंग का ऐसा पूछा है कि जियोमेट्रिक एक्सिस है, तो रिंग के जियोमेट्रिक एक्सिस के लिए अगर पूछते हैं तो आंसर लिखना है एम आर स्क्वायर, बट रिंग के डायमेट्रिकल एक्सिस पूछते हैं, डायमेट्रिकल एक्सिस, तो आंसर क्या आएगा उसका? हाफ एम 1 आर बाई स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर। और वो रेडियस ऑफ द गायरेशन तो आप फाइंड कर सकते हो ना, उसमें तो क्या, 1 बाई रूट टू आर। हाँ वो आ जाएगा आर बाई रूट टू आ जाएगा, आर बाई रूट टू, तो वो तो ठीक है। इज इट ओके? यस सर। चलो अब और एक एक्सिस लेते हैं, एक और केस लेते हैं, एक और। चलो ना नैनों से बान रही, जान ले लेंगे जान। तो में नाम रहे।
चलो अब ये मुझे पता है, ये डायमेट्रिकल एक्सिस का मुझे पता है, ये मुझे ये वैसे सेंटर में भी सेंटर ऑफ मास में भी पास हो रहा है, मुझे ये डायमेट्रिकल एक्सिस का पता है, बट मुझे ये अब ये टेंजेंशियल एक्सिस का पास करना फाइंड करना है। देखो ये वाली टेंजेंशियल एक्सिस अलग थी, जो केस नंबर 1 में जो था वो अलग था। वो क्या था कि वो प्लेन से रिंग के प्लेन से वो परपेंडिकुलर था। देखो वो है ना, रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर था, और ये जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन के अंदर ही है, परपेंडिकुलर नहीं है प्लेन से। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? पैरेलल एक्सिस। हाँ, अब ये हमारा केस नंबर 3 है। तो क्या करेंगे, अगर आई को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अब डी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे? एम डी स्क्वायर तो डी का वैल्यू तो आ रही है क्या? अब आई सी क्या है? आर हाँ, अब आई सी क्या है मुझे भैया बताओ, अब यहाँ पे आई सी क्या है? ये 1/2 mr स्क्वायर। वेरी गुड, इज अ 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस क्या लिखूं? mr स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ? हाफ एम नहीं 3/2 mr स्क्वायर। तो फ्रेंड्स रिंग तो वही का वही है, बट अगर रिंग के डिफरेंट एक्सिस है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। तो क्या ये आपको समझ में आया भैया? सर 3/2 कैसे आया? अरे यार 1/2 + 1 क्या होता है? ओके सर। ये एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ प्लस वन फुल हो, हाफ प्लस वन 3/2 हो जाएगा। ओके चलेगा? यस, चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा सर। ओके, तो अब मैं है ना एज ए कंक्लूजन कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, एज ए कंक्लूजन। चलो यहाँ पे देखो, एज ए कंक्लूजन कुछ लिखना है ना, तो एक काम करते हैं, अलग ही पेज में लिखते हैं, इसको सेव कर देता हूँ और एक नया पेज बनाता हूँ। मुझे बताना फ्रेंड्स, हमने ये पूरा टॉपिक, चलो ये ब्लैक पेज लेते हैं आज। चलो चलो मुझे ये बताओ कि आई जेड क्या होगा? जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस टुवर्ड्स यू, तो क्या होगा? mr square. एम आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलो आई एक्स एंड आई वाई के बारे में क्या कैसा कहना है आपका? half mr square. हाफ एम आर स्क्वायर डायमेट्रिकल एक्सिस है। अब मुझे ये बताओ कि आई जेड डैश, मतलब यहाँ पे है और टुवर्ड्स यू है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल है, बट परपेंडिकुलर टू प्लेन है। 2/3 mr स्क्वायर। नहीं, गंदी बात, ये वाला केस है, ये वाला केस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब ये वाला केस हुआ। तो याद है ये एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, याद आ गया आपको? Yes sir. ये वाला केस। अब मुझे ये बताओ कि आई वाई डैश क्या आएगा? आई वाई डैश, या फिर आप आई एक्स डैश भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ये वाला भी चल। 2 mr स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा, आई वाई डैश, मतलब ये रहा आ वाई डैश, और यहाँ पे एक्स डैश, तो आई वाई डैश या आई एक्स डैश, तो क्या आएगा आंसर? 3/2 mr. 3/2। चलो क्या ये अब आपको समझ में आया फ्रेंड्स पूरा चीज?
बट यस सर। आपको ये पैरेलल थियरम तो ठीक है, वो तो आपको याद आ जाएगा, बट आपको ये बेसिकली ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि अगर जियोमेट्रिक एक्सिस है, जियोमेट्रिक एक्सिस तो एम आर स्क्वायर, और डायमेट्रिकल एक्सिस है तो हाफ एम आर स्क्वायर। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। क्या ये बात आपको समझ में आया? बाकी तो यस सर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही है, वो तो आप कर पाओगे आराम से, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बट ये दो चीज़ मेन है कि अगर जियोमेट्रिक एक्सिस मतलब सेंटर में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो एम आर स्क्वायर, और डायमेट्रिकल एक्सिस है तो हाफ एम आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर सर। इसका प्रूफ, सर वो प्रूफ आपने बताया वो लर्न बैट करना है कि फॉर्मूला लर्न कर ले तो चले। किसका प्रूफ? कौन से वाले का? यही सबका आपने ये रिंग का करवाया ना सभी। उसमें प्रूफ में तो एक ही स्टेप है ना, प्रूफ में तो एक ही स्टेप है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा, उसमें कुछ है ही नहीं। तो वो प्रूफ आपको याद करना है। क्यों? बिकॉज उसके न्यूमेरिकल है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल है। मैं बताऊं अभी आपको, बट अभी तक मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो अभी आपको दो चीज याद रखनी है। अगर अगर जियोमेट्रिक एक्सिस है तो रिंग का क्या आंसर आएगा? एम आर स्क्वायर। एम आर एम आर स्क्वायर स्क्वायर। एंड डायमेट्रिकल एक्सिस है तो हाफ एम आर स्क्वायर। आप एम आर स्क्वायर। हाफ। अब मैं आपको बताऊं, सपोज कि ये रिंग के बदले डिस्क है। मैं आपको अभी ट्रिक दे रहा हूं। अगर ये रिंग के बदले डिस्क है तो रिंग के जो भी फॉर्मूला है उसको हाफ करना है। अगर ये रिंग के बदले डिस्क, रिंग एंड डिस्क के बीच में डिफरेंस समझते हो ना? यस सर। तो अगर इसमें रिंग के बदले डिस्क दिया हुआ है तो रिंग के जो भी फॉर्मूला है उसको आपको हाफ कर देना है। मैं अभी डिस्क का प्रूव नहीं कर रहा हूं, डिस्क का भी प्रूफ हो सकता है, उसका भी प्रूफ है, हो सकता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली टेक्निक से याद रख दो। रिंग का हमने प्रूव कर दिया कि भैया अगर रिंग का जियोमेट्रिकल एक्सिस है तो एम आर स्क्वायर, डायमेट्रिकल एक्सिस है तो हाफ एम आर स्क्वायर। बट अगर डिस्क के बारे में सोच रहे हो तो रिंग के जो भी आंसर्स थे उसको हाफ कर दो। तो मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास सपोज के एक डिस्क है, ये डिस्क है, और ये हमारे पास, मान लो कि ये हमारे पास डिस्क का ये जियोमेट्रिकल एक्सिस है। तो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे याद रखना है। हाफ एम आर स्क्वायर आएगा। आप कर देंगे। तो ये एक्सिस है जियोमेट्रिक, तो इसके रिस्पेक्ट में आंसर क्या आएगा डिस्क का? रिंग का क्या? आप बोले ये हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग का क्या था? तो बोले रिंग का तो एम आर स्क्वायर था, तो डिस्क का क्या हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। आप एम आर और स्क्वायर। डायर और डायमेट्रिकल सपोज एम आर कि ये स्क्वायर। डायमेट्रिकल एक्सिस है, ये मान लो कि ये देखो ये डायमेट्रिकल एक्सिस पास हुआ, तो इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इसके रिस्पेक्ट में? एम आर स्क्वायर। अरे क्या? 1/4 mr²। हाँ, अरे हाँ भाई सर, जो मैंने डिवाइड कर दिया। डबल क्यों किया? डबल नहीं करना है, हाफ करना है। तो अगर रिंग का देखो, याद करो, रिंग का अगर डायमेट्रिकल एक्सिस था रिंग का तो उसका हाफ एम आर स्क्वायर था रिंग का, तो डिस्क का उससे भी हाफ होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। मैंने प्रूव नहीं किया है, मैंने ट्रिक दिया हुआ है। मैंने प्रूव नहीं किया हुआ है, मैंने ट्रिक दिया हुआ है। सर पर ये हाफ क्यों होता है वो पता, मतलब अरे ऐसे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उसका प्रूफ हो सकता है, आधे घंटे का काम है, बट मैंने प्रूव नहीं किया है। वो हाफ कोई लॉजिक नहीं है, वो तो प्रूव करने के द्वारा पता चलता है। बट ये मैंने क्या दिया आपको? याद रखने का ट्रिक दिया हुआ है। ओके सर। उसका प्रूफ हो सकता है, बट प्रूव करके याद रखो या फिर ट्रिक से याद रखो। आफ्टर ऑल तो आपको याद ही रखना है ना। नहीं, ओके? मुझे लगा कि लॉजिकली हो सकता नहीं, है कोई तो लॉजिक नहीं है, वो हाफ लाने का कोई लॉजिक नहीं है। ओके, यस सर। ट्रिक ही है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला जो है ना वो अलग अलग है। तो हमने 5 चीज हमने क्लियर कर दिया। हमारे पास एक टेबल है, देखो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ। तो देखो ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पे अभी आपको एक टेबल दिख रहा है। यस सर। तो उसमें है ना, उसमें जो सबसे पहले वाला केस है वो है रोड। और रोड का क्या है? रोड का क्या है? उसका सेंटर में से एक्सिस पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये परपेंडिकुलर ही है। तो क्या आंसर आएगा बोलो भैया?
1 by 1 12 by mr 12 square. mr square. 1 बाई 12 ml स्क्वायर। और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा? 1 by 3 mr square. नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए m को हटाना है, रूट निकालना है। m हटाया नहीं है आपने, Sorry sir. तो बोलो क्या आएगा? L square by root 3. अरे 1 बाई 12 ml स्क्वायर है। L by 2 root L by root 3. 2 root 3. L by रूट 12 और L by 2 रूट 3। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes sir. चलो, अब रिंग है और ये जो एक्सिस है वो डायमीटर में से पास हो रहा है, तो क्या आएगा? ये डायमीटर में से पास हो रहा है, तो क्या आएगा रिंग का? Half mr square. mr Half square. mr square. देखो, मैं आपको याद रखने का और एक टेक्निक देता हूँ, बोगस टेक्निक दे रहा हूँ। बोगस में दे रहा हूँ अब टेक्निक आपको, बोगस टेक्निक। देखो, ये जो रिंग है, ये रिंग है, राइट? और ये Yes. रिंग का जो है ना वो जियोमेट्रिकल एक्सिस है। तो रिंग का जियोमेट्रिकल एक्सिस है, तो इसके अंदर आप खाली एक को अकोमोडेट कर सकते हो, खाली एक को अकोमोडेट कर सकते हो। पर अगर डायमेट्रिकल एक्सिस है तो उसके अंदर आप किसको अकोमोडेट कर सकते हो? तो बोले अगर डायमेट्रिकल एक्सिस है तो उसके अंदर आप हाफ को अकोमोडेट कर सकते हो। तो ये आएगा एम आर स्क्वायर, ये आएगा हाफ एम आर स्क्वायर। बोगस सिखाया, बट सिखाया तो सही ना, Yes sir. बट बताया तो सही ना। इज दैट क्लियर? Yes sir. तो पूरा बोगस सिखाया, बट सिखाया तो ना, सिखाया तो सही ना। इज दैट क्लियर? Yes sir. तो रिंग का अगर जियोमेट्रिक एक्सिस है तो एम आर स्क्वायर, डायमेट्रिकल एक्सिस है तो हाफ एम आर स्क्वायर। याद रह जाएगा अभी? Yes sir. तो बोलो ये सेकंड वन का क्या आंसर आएगा? mr square. mr square. अरे डायमेट्रिकल एक्सिस है सेकंड वन की में, ये Half mr square. Half ये mr second square. और ये थर्ड। तो ये सेकंड का क्या आंसर आएगा? Half mr square. हाफ एम आर स्क्वायर। अब थर्ड का क्या आएगा? mr mr square. square. एम आर स्क्वायर। अब फोर्थ केस में है ना डिस्क है, और उस Half mr square. हाँ उसका डिस्क है, Half और mr square. हाँ तो रिंग का जो होगा उसका हाफ होगा। तो रिंग का तो भैया यहाँ पे एम आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिस्क का जियोमेट्रिकल एक्सिस है तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? Yes sir. और उसके बाद जो फिफ्थ केस है, तो वो फिफ्थ केस क्या? 1 by 4 mr square. 1 by हाँ, 4 उसका mr डायमेट्रिकल एक्सिस है। तो डायमेट्रिकल एक्सिस है डिस्क का, तो क्या आएगा? तो रिंग का जो था उसका हाफ 1 बाई 4 एम आर स्क्वायर। क्या ये पता चला आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes sir. आया बात समझ में? Yes sir. तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि जो भी हमने डिस्कशन किया वो बराबर था। देख लो एक बार कहाँ तक हम पहुँचे हैं, केस नंबर 5 तक पहुँचे हैं। आपको मैं पूरा ये टेबल याद रखाने वाला हूँ, याद रख रह जाए ऐसा टेक्निक देने वाला हूँ। 1 बाई 12 पता चल गया, हाफ डायमेट्रिकल एक्सिस हाफ पता है, रिंग का एम आर स्क्वायर पता है, डिस्क का जियोमेट्रिक एक्सिस तो हाफ और डिस्क का डायमेट्रिकल एक्सिस तो 1 बाई 4। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? और के फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको? m हटाओ root लगाओ. Root निकालो. एम हटाओ रूट निकालो। इज दैट क्लियर? Yes sir. अब होलो सिलेंडर, अब डिस्क रिंग एंड रोड खत्म हुआ, अब होलो सिलेंडर। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको शांति से सुनना, ये पूरा ट्रिक है, बोगस सिखा रहा हूँ, सब कुछ बोगस, सब कुछ बोगस सिखा रहा हूँ, पर सिखा तो रहा हूँ ना। चलो अब मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनो, ये होलो रोड है, होलो। तो जस्ट थिंक अबाउट द होलो रोड। तो ये रोड को आप कट करोगे, ऐसे कट 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 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कट 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 करोगे तो क्या मिलेगा? सर्कल में Circle. सर्कल को क्या बोलते हैं? Disc. डिस्क बोलते हैं क्या? होलो रिंग, होलो सिलेंडर है, Ring. रिंग मिलेगा। और ये जो एक्सिस पास हो रहा है वो रिंग के डायमीटर में से पास हो रहा है, या देखो यहाँ पे जितने भी आप कट करोगे तो आपको बहुत सारे रिंग मिलेंगे। तो ये जो रिंग जो मिलेंगे आपको, तो ये जो एक्सिस जो पास हो रहा है वो रिंग के डायमीटर में से पास हो रहा है या एक्सिस में से पास हो रहा है? देखो तो। Axis में से. तो रिंग के एक्सिस के लिए फॉर्मूला कौन सा था? रिंग के जियोमेट्रिक एक्सिस के लिए mr square. mr square. खत्म। तो ये सिलेंडर का भी खत्म, याद रह जाए। सिलेंडर का भी mr Yes square. sir. हाँ वही तो है, वही तो ट्रिक है भैया, ये ट्रिक था, खत्म, याद रह जाएगा। Yes sir. Yes sir. अब ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर को आप कट करोगे, खट 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 खट, तो आपको क्या मिलेगा? Half m. Ring. Disc. आपको डिस्क मिलेगा।
और यहाँ पे जो एक्सिस पास हो रहा है वो डिस्क के जियोमेट्रिकल एक्सिस ही है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा सॉलिड सिलेंडर का? हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर। खत्म बात, खत्म। इज दैट क्लियर? Yes, यस sir. सर। अब बाकी बचा होलोस्फियर एंड सॉलिड स्फीयर। अब ये होलोस्फियर है ना, होलोस्फियर, स्फीयर समझते हो, होलोस्फियर स्फेरिकल शेल, यस सर। तो उसका है ना 2/3 mr स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर। 2/3 mr स्क्वायर। बट ये होलो का 2/3 होता है, बट अभी सॉलिड 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 ये कितने फिंगर है? 5। 5। 5। तो सॉलिड सिलेंडर का होगा, सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 mr स्क्वायर। बोगस सिखाया, बट सिखाया तो सही ना। सॉलिड यस सर। 5 सॉलिड 5 सॉलिड 2/5 mr स्क्वायर, याद रह जाएगा। यस सर। सब कुछ बोगस सिखा रहा हूँ आज में, बट सिखा तो रहा हूँ ना। तो स्फीयर का क्या होता है? तो बोले 2/3 mr स्क्वायर, बट सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, याद रह जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये 9 डिफरेंट केसेस जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, एमसीक्यू के अंदर। तो ये सारे चीज मैंने आपको याद रखा दिया, आपको याद रह ही जाएगा, कभी आप भूलोगे ही नहीं है इसको, कभी भी नहीं भूलोगे। तो आपको याद किसका रखना है? खाली रिंग का याद रखना है, ओनली रिंग। तो रिंग के ऊपर से डिस्क, डिस्क के ऊपर से स्फीयर, सॉरी डिस्क के ऊपर से सिलेंडर, और ये स्फीयर अलग अलग चीज है। तो स्फीयर में अगर होलो स्फीयर है तो 2/3 mr स्क्वायर, बट अगर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सॉलिड 2/5 mr स्क्वायर। तो क्या ये चीज सब आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो ये सारे जो केसेस है वो हमने याद कर दिए, याद रह जाएगा आपको, आई थिंक आराम से याद रह जाएगा। आपको याद खाली किसको रखना है? देखो रोड का तो हमने प्रूव किया, रोड का तो 1/12 ml स्क्वायर हमने प्रूव किया, रोड का तो 1/12 ml स्क्वायर प्रूव किया, वो अलग ही है, उसमें आर नहीं आता, उसमें रेडियस होता नहीं है। बट अगर आपको याद खाली रिंग का याद रखना है, और रिंग का अगर जियोमेट्रिक एक्सिस है तो वो किसको अकोमोडेट कर पाएगा? 1 को। तो मतलब क्या? 1 mr। एम आर स्क्वायर। अगर डायमेट्रिकल एक्सिस है तो वो किसको अकोमोडेट कर पाएगा? 1/2, तो 1/2 mr स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अगर डिस्क का करना है तो क्या करना है? रिंग का जो है उसका हाफ कर दो तो डिस्क का मिल जाएगा। अगर होलो सिलेंडर है तो उसको कट करोगे तो रिंग मिलेगा mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है उसको कट करोगे तो आपको डिस्क मिलेगा हाफ mr स्क्वायर। होलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, याद रह जाएगा फ्रेंड्स। यस सर। यस। आई थिंक ये सारा जो टेबल दिया हुआ है वो आपको याद रह जाएगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने का तो मेथड सिंपल है, उसमें क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी फॉर्मूला है उसमें से m को हटा दो और रूट निकालो, दैट विल गेट यू द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई थिंक ये पूरा टेबल अभी आपको मेमोराइज हो गया होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। ओके, सो आज मैंने बहुत बोगस सिखाया, तो बट आपको भले बोगस सिखाया बट सिखाया तो सही ना। यस सर। तो फ्रेंड्स अभी कुछ न्यूमेरिकल्स है वो देख लेते हैं कि क्या उसमें कुछ हम कर पाएंगे, कि क्या ये हो गए हैं। देखो मुझे ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो मुझे क्या ये हो गया, ऐसा कह सकते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 10, यस सर। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 10 इज ओके नाउ? डिस्क का है, यस। यस सर। तो डिस्क का जो जियोमेट्रिकल एक्सिस है उसका हाफ mr स्क्वायर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, डिस्क का जियोमेट्रिकल एक्सिस का हाफ mr स्क्वायर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसके डायमेट्रिकल एक्सिस का 1/4 mr स्क्वायर होता है, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से प्रूव किया हुआ है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो, तो उसमें हम ऐसा मान लेंगे कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है सेंटर का, रोड के सेंटर का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि 1/12 ml स्क्वायर है, और यहाँ पे आपको प्रूव करना है ये एंड पॉइंट का प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? एक्सिस। पैरेलल एक्सिस, तो वो भी हमने आज डिस्कस कर लिया, 1/3 ml स्क्वायर। किया है कि नहीं किया है? यस और नो? यस सर। यस और ये सर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये रिंग का जो है ना
रिंग का डायमेट्रिकल एक्सिस का तो हमको पता है, क्या है रिंग का डायमेट्रिकल एक्सिस का? हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर। और MR मुझे ये टेंजेंशियल एक्सिस का फाइंड करना है, तो टेंजेंशियल एक्सिस का कैसे मिलेगा? कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पैरेलल एक्सिस। Parallel तो axis. उसका आंसर आएगा 3/2 mr स्क्वायर। 3/2 MR. तो इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 एंड 12 आई थिंक अभी मुझे कराने की जरूरत नहीं है, वो सारा डिस्कशन हो गया। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। और फ्रेंड्स अब बहुत सारे न्यूमेरिकल में सिलेंडर आने वाला है, स्फीयर आने वाला है, अलग अलग केसेस आएंगे। तो क्या आपको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अभी याद रह जाएगा? Yes, यस sir. सर। तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला आपको याद रखना है। 9 डिफरेंट केसेस आई एम टॉक्ड अबाउट, ओके। बट आपको याद रह जाए ऐसा बोगस मेथड भी मैंने सिखाया, ओके। यस सर। तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैं होमवर्क एंड ये वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा आपके एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय। बाय 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 बाय।